भी चाहिए, एमसीक्यू पीडीएफ कुछ भी है, रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल बैच, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। कल मैंने आप लोगों को याद है सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है, और भी मतलब कि बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को फिर जैसे कि शायद लास्ट में प्रोकैरियोटिक इक्योरेटिक दो टाइप की सेल्स के बारे के अंदर बताया था भाई, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है, इक्योरेटिक सेल कौन सी है, याद आया कुछ? वेरी गुड भाई। ठीक है, इतनी चीजें याद हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। ये क्या कुछ चीजें, विसरण और प्रासरण। ठीक है, डिफ्यूजन बोलते हैं विसरण को, प्रासरण बोलते हैं ओस्मोसिस को। ये क्या चीजें, इनके बारे में पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू के ऊपर आएंगे भाई। पहले क्या हमारा आज का टॉपिक है, ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस क्या हमारा आज का टॉपिक है। डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं बता दो, विसरण। और ओस्मोसिस को क्या बोलते हैं, प्रासरण। तो इसको क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे भाई, और इसको बोलेंगे हम लोग दूसरे को प्रासरण के नाम से जाना जाएगा भाई, दूसरे वाला। अब ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में पहले थ्योरी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आपके उनको करने का काम करेंगे भाई। सबसे पहली बात तो डिफ्यूजन क्या कुछ चीज है भाई, आपको समझाता हूं। जब भी कोई स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट होती है, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो चीजें अपने आप हो जाती है ना, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ये चीज आप लिख लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे भाई, डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन बोले तो विसरण। विसरण क्या चीज, आपको पहले इसके ऊपर डेफिनेशन लिखवा देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा अच्छे से। क्या है भाई, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझाता हूं, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसकी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अभी समझाता हूं भाई, कंसंट्रेशन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी कि डिफ्यूजन जिसको विसरण के नाम से बोला गया, क्या चीज है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीजें अपने आप हो जाती है, जो चीजें अपने आप होती है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, अपने आप होती हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन को हिंदी के अंदर बोलते हैं भाई सांद्रता, सांद्रता भी बोलते हैं, सांद्रता भी बोलते हैं। ये भाई ये क्या कुछ मामला आपको समझाता हूं। अब जैसे कि मैंने आपको कल एक कोशिका के बारे में बताया, कोशिका कैसी होती है, जैसे एक बॉक्स हो गया, ठीक है। अब क्या है भाई, अब मान लो इसके बीच में कहीं पर इधर ये कोशिका है भाई मेरी, ठीक है। अब क्या है भाई, जो हायर कंसंट्रेशन का मतलब हो गया, जहां पर प्रेशर आई है, जैसे मान लो यहां पर बाहर पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये हमारी कोई सेल है, ठीक है, और ये सेल हमने किसी जैसे मान लो किसी बक्से के अंदर डाल दी, जिसके अंदर क्या बाहर पानी ही पानी भरा हुआ है। तो अगर ये बाहर अगर ये पानी का जो प्रेशर है, जैसे सारा ये आपको संतरी रंग में दिखाई देने लग रहा है, सारा क्या आपका वाटर है भाई, ठीक है। अगर क्या ये जो वाटर है इसका प्रेशर, यानी कि आपका हाई कंसंट्रेशन मतलब क्या, ये जो बाहर का ये जो प्रेशर है ये अगर ज्यादा है तो ये वाटर किसके अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा? अरे ये चीज तो नॉर्मल है, आप लोगों ने देखा होगा यार। अब आप सेल है, सेल मान लो होती है ये, आपको पता, मैंने आपको बताया सेल के बाहर क्या होती है, सेल के बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी जिसको हम लोग किसके नाम से, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये कैसी होती है, मैंने आपको कल बताया था सेमी परमिएबल। कैसी होती है, सेमी परमिएबल। और सेमी परमिएबल कौन सी होती है, जो क्या है अपने अंदर से चीजों को पास होने दे, उसी को तो सेमी परमिएबल बोलते हैं। तो ये जो लेयर आपको दिखाई देने लग रही है व्हाइट कलर की, क्या है, सेमी परमिएबल, यानी जो अपने अंदर से चीजों को क्या है, पास होने देगी। ठीक है, तो अब ये जो पानी है, ये पानी मान लो अब ऐसा रीजन, मतलब डिफ्यूजन किसको बोला गया है, विसरण किसको बोला गया है। अगर क्या है, कोई चीज ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह के अंदर जाने लग रही है, तो उसको डिफ्यूजन यानी कि विसरण के नाम से जानते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मैं एक बार कोई चीज बताओ, चीज समझ में आई। अगर कोई चीज क्या है, ज्यादा प्रेशर वाली जगह से, ये ज्यादा प्रेशर है बाहर, ठीक है, यहां से कम प्रेशर वाली जगह, सेल के अंदर पानी का प्रेशर तो था ही नहीं, सेल तो खाली पड़ी थी, उसके अंदर अगर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को डिफ्यूजन यानी कि विसरण के नाम से जानते हैं। चीजें समझ में आई। स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरल प्रोसेस भाई, एक ऐसी प्राकृतिक प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या है, कोई भी चीज हाई प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह के अंदर जाती है, तो उसको डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, उसको विसरण के नाम से जानते हैं। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई? ओके ओके ओके, ठीक है। मेरे हिसाब से इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हो गई। तो डिफ्यूजन का जो टॉपिक है आपके क्लियर हो गया, डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, क्या कुछ है, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन इससे रिलेटेड आपको जो और फैक्ट याद रखने, वो हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, मैंने आपको बताया हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी सेल यानी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है, वो भी जो आदान प्रदान होती है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भाई, वो भी किसके माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से होती है। कैसे होती है आपको समझाता हूं। अब मान लो ये हमारी बॉडी कोई सेल है, ये अंदर इसका कोई न्यूक्लियस है, एन नाम से कोई न्यूक्लियस है। अब वातावरण है, जैसे मान लो यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, अपने हाथ के ऊपर मान लो सेल है, ठीक है, कोई कोशिका है, ठीक है, और ये क्या हमारा न्यूक्लियस अंदर केंद्रक है। अब क्या हमारा जो वातावरण है, अब जैसे आपको पता पूरे आपने पूरा वायुमंडल के बारे में पता ना, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखो, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%, ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। तो अमाउंट किसका ज्यादा है, 21% का। यानी वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर बाहर किसी चीज का प्रेशर ज्यादा है तो वो हमारी सेल के अंदर जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो ये हमारी सेल के अंदर जाएगी, तो किस प्रोसेस के माध्यम से जाएगी, डिफ्यूजन के माध्यम से जाएगी। किसके माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से जाएगी। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हम जब सांस मतलब हमने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन के बाद जब वो सारा सिस्टम फिल्टर होकर जब उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, बाहर आपको पता 0.03% यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, तो वो क्या है, डिफ्यूजन के माध्यम से क्या हमारी
हमारी बाहर भी आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो किस वजह से होता है, किस प्रोसेस की वजह से होता है? डिफ्यूजन यानी कि विसरण प्रोसेस के माध्यम से ही होता है। इतनी चीज समझ में आई? सर एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट फ्री में यूट्यूब पर कब चलेंगे भाई? ब्रांडेड स्टेटस सोमवार से चला देंगे भाई। सर आपकी क्वेश्चन याद कराने की ट्रिक का सुन के सुनीता विलियमसन भी अंतरिक्ष से नीचे आएगी। वाह 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 वाह, ठीक है भाई, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड भाई। क्या हुआ आज? एक सेकंड रुको, लिंक शेयर करना भूल गया क्या मैं आज? एक मिनट रुको भाई, लिंक शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे। बहुत सारे साथियों को पता ही नहीं लग रहा कि क्लास भी चलने लग रही है क्या। एक सेकंड रुक जाओ भाई। एक मिनट रुको। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, डिफ्यूजन हो गया क्लियर आप लोगों का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाई, अगली जो चीज हमारी वो है डिफ्यूजन हो लिया। डिफ्यूजन के बाद अब हम लोग आते हैं ओस्मोसिस के ऊपर भाई, जिसको किस नाम से भाई? प्रासरण के नाम से भी जानते हैं। क्या आ गया अब हमारा? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस इसको क्या बोलते हैं? परासरण भी बोलते हैं भाई। परासरण, परासरण किसको बोलेंगे? ओस्मोसिस को किस नाम से जानते हैं? परासरण के नाम से जानते हैं। ये जो ओस्मोसिस है, परासरण है, ये क्या चीज है भाई? ये समझाता हूं। ये क्या है? जो वाटर के मॉलिक्यूल है, यानी जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं भाई, ठीक है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से, ठीक है, जब एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। चीजें समझ में आई? क्या बोला है मैंने? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन along the concentration gradient is called osmosis। आपको समझाता हूं। the movement of water molecule through the semi permeable membrane through the concentration gradient is called osmosis। ये क्या होता है अभी समझाता हूं। देखो, एक जो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो चीज याद रखना कि जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस थी, विसरण नाम की जो प्रोसेस थी, इसके अंदर कभी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता भाई, यूज नहीं होता। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। प्रश्न आता है कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के अंदर डिफरेंस क्या, फर्क क्या है? तो फर्क यही है कि ओस्मोसिस के अंदर क्या है? सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, इसका यूज होता है, और डिफ्यूजन के अंदर क्या है? ये जो हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस थी, इसके अंदर कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता, ये डायरेक्ट होती है भाई। ठीक है, अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना हो तब भी ये अंदर आदान प्रदान चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना कंपलसरी है। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ही आदान प्रदान होगा, और इसके अंदर सिर्फ किसका? इसके अंदर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का आदान प्रदान होता है ओस्मोसिस के माध्यम से। ठीक है, इसके अंदर आप लोग गैस का भी आदान प्रदान कर सकते हो डिफ्यूजन के माध्यम से, कोई खाने पीने की चीज है उसका भी आदान प्रदान कर सकते हो, कोई और चीज है उसका भी आदान प्रदान कर सकते हो। किसके माध्यम से? डिफ्यूजन यानी कि विसरण के माध्यम से। और जो ओस्मोसिस है, ओस्मोसिस के माध्यम से सिर्फ हम लोग किसका आदान प्रदान कर सकते हैं? सिर्फ जो पानी है, पानी का आदान प्रदान कर सकते हैं एक सेल के अंदर, और इसके अंदर क्या? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। डिफरेंस पता लगा डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बीच में? डिफ्यूजन के अंदर क्या है? कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, हम लोग क्या है? पानी पानी नहीं, मतलब सभी चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ओस्मोसिस के अंदर क्या है? सिर्फ पानी का आदान प्रदान कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दी पहले भी, जो एक पतली सी लेयर होती है जो फिल्टर का काम करती है, वो होती है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी? अब
ये जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है इसका यूज कौन करते हैं भाई? एक तो जितने भी एक कोशीय जीव हैं, एक कोशीय का मतलब कौन से हो गए? जितने भी यूनिसेलुलर जितने भी क्या है यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशीय जीव है भाई, एक कोशीय जीव है, वो किस माध्यम से भाई? जो हमारी ये ओस्मोसिस प्रोसेस है इसी के माध्यम से क्या है? पानी को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे आप लोगों का पैरामीशियम नाम सुना होगा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम। ठीक है, जिसकी चप्पल जैसी शेप होती है। एग्जाम के अंदर पूछ भी लेता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी चप्पल जैसी शेप होती है। ठीक है, चप्पल जैसी इसकी शेप होती है, जैसे अपनी चप्पल होती है ना, चप्पल जैसी शेप होती है। ये किसके माध्यम से भाई? ये मेनली ओस्मोसिस की प्रोसेस के माध्यम से ही क्या है? अपनी खाने पीने की चीजों को क्या है? अंदर बाहर आदान प्रदान करने का काम करता है। तो यानी कि जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वो सारे के सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव ओस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से पानी को अंदर बाहर करते हैं भाई, को अंदर बाहर करते हैं। ठीक है, इतनी चीज दिमाग के अंदर घुसी। प्रश्न क्या आएगा कि भाई कौन सा जीव है या फिर कौन से टाइप के जीव हैं ओस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से यानी परासरण प्रक्रिया के माध्यम से चीजों को अंदर बाहर करते हैं, पानी को अंदर बाहर करते हैं? कौन से? एक तो जितने भी एक कोश के जीव है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिनके अंदर एक ही सेल होती है। अब जैसे ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों सेल हैं, अरबों सेल हैं। ठीक है, अरबों कोशिका छोटी छोटी, लेकिन जितने भी एक कोश के जीव यानी जिनके अंदर एक ही सेल होती है, सारे के सारे किसके? ओस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से क्या अपने पानी का आदान प्रदान करते हैं। दूसरी चीज, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी हमारे पौधे हैं, वो उनकी जो आपको पता है उनकी जड़ें अंदर तक गई होती है और वो जो धरती से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा जब पौधा छोटा था तब तक उसको पानी देते हैं, लेकिन जब पौधे का साइज बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसे पूरा तकड़ा पेड़ बन जाता है, तो क्या हम उसको पानी देते हैं? नहीं देते। वो धरती के अंदर से नेचुरल पानी को सोख लेता है। तो कैसे सोखता है? वो भी ओस्मोसिस जो प्रक्रिया है इसी के माध्यम से क्या है? वो उस पानी को सोख लेता है। चीजें समझ में आई? ठीक है, दिमाग के अंदर चीजें घुसी। दिल्ली पुलिस, दिल्ली क्या हो गया? ठीक है, वेरी गुड सर। पेड़ पौधे तो ओस्मोसिस से कैसे सोखेंगे? पेड़ पौधे ओस्मोसिस, हाँ पेड़ पौधे तो ओस्मोसिस से नहीं सोख सकते, पेड़ पौधे तो डिफ्यूजन के माध्यम से सोखेंगे। देखो बताता हूँ क्यों। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना भाई, अब जैसे जो एक कोश के जीव तो ओस्मोसिस प्रक्रिया से पानी को अंदर बाहर करते हैं भाई। ठीक है, लेकिन जितने भी हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो किसके माध्यम से? वो डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से क्या है? चीजों को अंदर बाहर करते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर होती है सेल वॉल। ठीक है, और जितने भी हमारे एनिमल उनके अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। अब जो झिल्ली वाले होते हैं उनके अंदर तो क्या होती है? उनके अंदर तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है भाई, जो चीजों को फिल्टर करके भेजेगी। ठीक है, और जितने भी बिना झिल्ली वाले होते हैं उनके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। जितने भी सेल वाल वाले जैसे प्लांट हो गए, पौधे हो, सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, उनके अंदर क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसलिए क्या है, उनको क्या है कोई भी मतलब कि फिल्टर की जरूरत नहीं होती। क्या पेड़ पौधे फिल्टर करके पानी पीते हैं? नो, डायरेक्ट पीते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में किससे? पेड़ पौधे धरती से पानी किस प्रोसेस के माध्यम से भाई? डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से भाई। डिफ्यूजन प्रक्रिया से पानी लेते हैं भाई। जितने भी पेड़ पौधे हो धरती के अंदर से पानी किस प्रोसेस के माध्यम से लेते हैं भाई? डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसके माध्यम से लेते हैं। और जितने भी एक कोशिकीय जीवों किस माध्यम से? ओस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से क्या धरती से पानी लेने की प्रोसेस करते हैं भाई। चीजें समझ में आया? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, वेरी गुड भाई। सर सीईटी का नोटिफिकेशन कब आया भाई? आज 21 तारीख है। आज वो कुछ ग्रुप हैं भाई, उनका आज फाइनल डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पता लग जाएगा आपको, नोटिफिकेशन देखेंगे वो उस हिसाब से जल्दी जारी हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर छालनी, वेरी गुड। ठीक है, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई। अब देखो, अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है क्या? अभी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है भाई।
अभी तो सिर्फ यही है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई क्या। रेलवे एनटीपीसी 28 मार्च 2016 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया था कि जो हमारी जीवन इसकी बेसिक इकाई, मूल इकाई कौन सी है, तो सेल यानी कि जो कोशिका, वही हमारे जीवन की बेसिक इकाई है। ठीक है, ये कल करवाया था। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट फॉर्म सेल वॉल इन प्लांट कार्ड, जो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर जो सेल वॉल बनाते हैं, कोशिका भित्ति बनाते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं। रेलवे जेई के अंदर आया है, क्या बोलते थे। पौधों के अंदर जो बनाते हैं सेलुलोज बनाते हैं। ठीक है, और इंसानों के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन बनती है, कोशिका झिल्ली बनती है, किससे बनती है, प्रोटीन और लिपिड से बनती है। ये वही प्रश्न आया हुआ है, कल करवाया था। ठीक है, अब देखो भाई, आप लोगों के मेरे हिसाब से इतनी प्रोसेस समझ में आ गई भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को एक और प्रोसेस के बारे में समझना, जो कि मैंने आपको कल बताई भी थी। ठीक है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में भाई। उससे रिलेटेड देखो भाई, कुछ थ्योरी के पार्ट है, आपको करने पड़ेंगे भाई। इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। अब जैसे ओस्मोसिस डिफ्यूजन, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। अब एक प्रोसेस है जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, इसको हिंदी के अंदर भी भाई एंडोसाइटोसिस ही बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस, इसकी कोई और अलग हिंदी नहीं है भाई। ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस, ये प्रोसेस क्या है भाई, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है अलग से भाई, आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर। हालांकि अभी तक आज तक आई नहीं, लेकिन क्या पता आगे आने वाले एग्जामों के अंदर आपको दर्शन दे दे भाई। एक दो जने का दिक्कत रहा है। क्या हो गया, दिल्ली पुलिस का बैच में साइंस की क्लास डाल दो। अच्छा, डाल देंगे भाई। ठीक है, क्या हो गया, नहीं वैसे तो ये रेलवे ग्रुप डी के लिए है भाई। वेरी गुड भाई। देखो भाई, एंडोसाइटोसिस ये क्या कुछ चीज होती है, मैं आपको बताता हूं। ये क्या है, जो हमारी सेल होती है ना, सेल यानी कि जो हमारी कोशिका है, कोशिका की जो हमारी सेल होती है उसकी वो कैपेसिटी, जैसे आपको पता है नॉर्मल सेल होती है वो सिर्फ पानी को अंदर बाहर करने का काम करती है। अभी आपने देखा अभी था जो डिफ्यूजन, जो हमारी ओस्मोसिस प्रोसेस है जिसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और जिसके माध्यम से क्या हम लोग पानी को अंदर बाहर करते हैं। तो नॉर्मली क्या हम लोग पानी को ही अंदर बाहर करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप इस सेल के अंदर किसी दूसरे जीव जंतु को या कुछ खाने पीने की चीजों को अंदर बाहर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। एक बार के लिए इसकी स्टेटमेंट लिखो कि क्या लिख रखा है, द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जो उसकी चीजों को अंदर बाहर करने की जो क्षमता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या कि भाई जो भी हमारी सेल के अंदर कोई भी फूड है या अदर मटेरियल है उसको क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर लेना। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोशिका झिल्ली। जो हमारी कोशिका झिल्ली की क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब अंदर लेना। ठीक है, टू एनगल्फ फूड एंड अदर थिंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, फ्रॉम एक्सटर्नल यानी कि बाहरी वातावरण से। उसको क्या बोलते हैं, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो एंडोसाइटोसिस किसको बोलेंगे, जो हमारी सेल है, जो हमारी कोशिका है, उसकी वो कैपेसिटी जिसके माध्यम से क्या है, वो कुछ चीजों को क्या है अंदर बाहर कर सकती है, खाने वाली चीजों को। ठीक है, अभी तक जो हमने बात करी थी, जो हमारा ये था ओस्मोसिस, उसके अंदर क्या था, सिर्फ पानी को अंदर बाहर करने की कैपेसिटी। लेकिन ऐसी सेल जिसके अंदर क्या खाने वाली चीजों को भी अंदर बाहर करने की कैपेसिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या, ये मेनली किसके अंदर होती है, एक अमीबा होती है ना, अमीबा। अमीबा किसको बोलते हैं भाई, शैवाल। शैवाल ये किसको बोले, काई। देखिए आपने काई, काई अगर आपने देखी होगी तो भाई आपको बताता हूं, काई
जब आप गांव के अंदर जाओ या किसी ऐसी जगह जाओ, आपने देखा होगा जो पानी होता है ना, बहुत पुराना पानी होता है, उसके अंदर ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ चीजें तैरती हुई आपको दिखाई देंगी, ग्रीन ग्रीन कलर की, हरी हरी कलर की। जब भी आप कहीं गांव के अंदर जाओ, उसके अंदर जोड़ होते हैं, ठीक है, जो तालाब से होते हैं, उनके अंदर जाके देखना आपको हरे हरे कलर की काई दिखाई देती है। वो मेनली अमीबा ही होती है, ठीक है, जिसको क्या है शैवाल के नाम से जाना जाता है। ये अपना शिकार कैसे करती है आपको बताता हूं, ये अपना खाना कैसे लेती है। ये ऐसे लेती है, जैसे इस अमीबा की शेप होगी ऐसे, ये इसके बीच में हो गया इसका न्यूक्लियस भाई, ठीक है। जैसे मान लिया कि यहां पर खाना है, कोई भी खाना है, ये मान लो कोई भोजन का टुकड़ा पड़ा है या कुछ भी और पड़ा है, तो ये ऐसे 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 सरकती हुई जाएगी। फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या है, इसके बार बार ऐसे ऐसे फिर जाएगी, ठीक है, ये अंदर इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और फिर इसको ऐसे अंदर अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लेगी वे पूरे को। चीजें समझ में आई? तो यानी कि ये जो सेल ऐसे इसके बाहर जाएगी, बाहर जाके इस खाने को अपने अंदर सरका लेगी, ऐसे होती है बिल्कुल ऐसे जेली की तरह, ठीक है। तो यही क्या है, यही प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। चीजें समझ में आई? तो एंडोसाइटोसिस किसको बोलेंगे? जो हमारी कोशिका है उसकी वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से क्या है, वो खाने वाली चीजों को क्या अपने शरीर के अंदर सरका लेती है ताकि उसको खा सके। उसी को किस नाम से बोलते हैं? उसी को एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। और ये मेनली किसके अंदर? अमीबा के अंदर होती है, शैवाल के अंदर होती है। वो क्या है, खाने पीने की चीजों को अपने अंदर सरकाने का काम करती है भाई। चीजें क्लियर हुई? मास्टर मासूम शर्मा ने सपोर्ट करा है, कोनी के विचार है आपके? अमेजिंग वर्ड भाई, मैं क्या बताऊं भाई यार, मेरे तो यार खुद की वीडियो डिलीट होना मैं के तो बोलो यार, मारे यार खुद के विरोधी हो रहे यार। पता भाई क्या चीज वो है। अब जो चीज आपको एक चीज बताता हूं मैं, ज्यादा फेमस होना भी हानिकारक होता है, आपको अगर पता हो तो। आपने थोड़े दिन पहले नहीं देखा था, वो एक लेटेंट शो था, उसके अंदर कुछ बोला गया था गलत, जिसकी वजह से इतनी विवाद हुआ पूरे देश के अंदर, ठीक है, नरी FIR कटी, सारी जगह उनका बायोकॉट होया और इस तरीके की चीज़ें हुई, आपको पता है, ठीक है। तो वो कुछ ज़्यादा फेमस थे। अब गलत चीज़ें और भी बहुत हैं भाई, लेकिन छोटे लेवल पे हों, मतलब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। तो भाई हर एक चीज़ अलग अलग है यार, तो इसीलिए मैं तो यार क्या बोलूँ भाई, ठीक है भाई, मैं कुछ बोल लूँ मेरी तो मैं बताऊँ, मेरी तो खुद ही वीडियो कभी डिलीट ना हो जाए, मैं तो उनकी चिंता है भाई है और बारह में तो क्या बताऊँ भाई सही कहता हूँ। मेरे को ये बताओ, आपकी नहीं होनी चाहिए सर, जलन नाम की चीज़ हो भाई। भाई आपको देखो, मैं मेरा बताता हूँ भाई, मैं शायद कुछ बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको नहीं पता होगा भाई, मैं हरियाणा जी की क्लास लेनी स्टार्ट करी थी अभी अक्टूबर के अंदर भाई, 23 अक्टूबर 2024 से, अभी पिछले साल की बात है भाई। और उससे पहले भाई मैं हरियाणा जी के नहीं पढ़ाता था, मतलब मैं पढ़ाता था लेकिन कभी 2021 के अंदर पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ाई, 22 23 2 साल मैंने नहीं पढ़ाई, 24 के भी अभी अक्टूबर के अंदर मैंने स्टार्ट करी। और भाई मेरे 10,000 लाइव चलते थे भाई यूट्यूब के ऊपर, भाई मेरे 10,000 लाइव चलते थे भाई सभी के जलन होगी भाई, भगवान कसम भाई, सबके सारे मेरे को गिराने के लिए लग गए सारे। कोई लड़कियों के मैसेज भिजवाता है मेरे पास इंस्टाग्राम पे ताकि मैं रिप्लाई करूं, फिर मेरे को ब्लैकमेल कर सकें, इस टाइप की चीज़ें। कोई मतलब कि स्पेशल बोलता था ना, ये तो ऐसे इंटरव्यू देते थे लोग ना, भाई ये तो गलत बोल रहा है, समाज खराब कर दिया ना, सामूहिक रूपता बच्चा ने बिगाड़ा है, और इस तरीके से मतलब भाई मेरा पुरजोर विरोध कर दिया जमानू, पूरा हरियाणा के अंदर मेरा विरोध चालन बस यो क्यों है नू, मतलब कि पूरा गोला लाठी लगा रखी भाई, सच्ची लगे भगवान कसम। तो ये चीज हो भाई, कोई व्यक्ति नु ऊपर जाना दिखाना है, हर कोई ये कोशिश करेगा, मतलब कि कई तो लोग हो सिख हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता भाई जो दूसरों से सीखे। भाई मैं मेरा पर्सनली बताता हूँ भाई, मेरे तो बड़े बड़े बहुत चैनल आप सभी ना पता है, अपना तो कुछ भी होना, अपना तो बहुत छोटा लेवल पर है अभी, ठीक है, अपना तो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े चैनल है, आप सभी ना पता है, ठीक है। ये भाई उनका फालतू लाइव जो करिए, अपना तो यार अभी 1200 लाइव चल रहे हैं, उनका 12 हज़ार भी लाइव चल रहा है, आप सारे ने पता है, ठीक है, 5 6 हज़ार 12 हज़ार लाख भी लाइव चल रहे हैं भाई, ठीक है। अब आप ये बताओ, अब मैं उनसे जलने लग जाऊँ, कहने लग जाऊँ कि ना भाई इसका 12 हज़ार कैसे चल रहे हैं, नू है गाली पकड़ लग जाऊँ, कुछ भी लग जाऊँ करने भाई, तो उसका मैं क्या, मैं खुद की बुराई कमाऊँ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं उसका सीखूं, अगर मैं उन व्यक्तियों से सीखूं कि भाई ये अपनी क्लास के अंदर क्या चीज पढ़ाते हैं या किस टाइप से इनका वे ऑफ डिलीवरी है जिसके माध्यम से ये कंटेंट को डिलीवर करते ताकि बच्चे, इनके साथ इतने बच्चे जुड़ने लग रहे हैं, अगर मैं ये चीज सीखूं उनसे तो मैं भी तो आगे बढ़ सकता हूं। और अगर मैं उनसे जड़ूंगा कि ना भाई ये आगे कैसे बढ़े, इनको कैसे नीचे गिराऊं, तो उल्टा मैं नीचे गिरूंगा।
तो ये चीज सीखनी चाहिए भाई। मैं सच बताने लग रहा हूं भाई, मैं अभी भी यही चीज सीखता हूं। मैं यूट्यूब पे देखता हूं ना भाई, किसी और का चैनल देखता हूं भाई, हाँ भाई इसके भाई अच्छी प्रोग्रेस, अच्छे व्यूज आने लग रहे हैं, तो मैं उसकी वीडियो चला के देखता हूं कि हाँ भाई ये कैसे पढ़ाने लग रहा है, कंटेंट कैसा देने लग रहा है, कहां से क्वेश्चन उठाने लग रहा है, कैसे क्या चीजें हैं भाई, मैं अपने कंटेंट के अंदर और क्या निखार कर सकता हूं। जैसे मैं मेरा ही बताता हूं यार, मैं जब जैसे पहले पढ़ाता था, अब आपको बताता हूं, मैं पहले पढ़ाता था, मैं सिर्फ पहले हिंदी के अंदर पर्सन लेके आता था, इंग्लिश का कोई यूज नहीं करता था। मैंने सीखा कि हाँ भाई इंग्लिश का भी यूज, मैंने उन्हीं के कंटेंट से सीखा, अलग अलग यूट्यूबरों के कंटेंट से भाई ये भी यूज करने चाहिए भाई, बच्चे को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर मैंने देखा मैं ये चीज़ नहीं लिख के लाता था कौन से एग्जाम के अंदर आया है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि हाँ इससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बच्चा देखता है कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर का, उसको पता लगता है कि हाँ भाई ये पहले भी आया हुआ है, वरना डायरेक्ट लिख के लाते हैं तो बच्चा ये सोचता है भाई इसे खुद घर से बना के लेके आ रहा है। लेकिन ये चीज़ अगर हम लाते हैं भाई जिस भी पेपर के अंदर आया हुआ ये स्पेशल मेंशन करके लाते हैं भाई हाँ ये इस पेपर के अंदर आया है, तो बच्चा ये सोचता है कि हाँ भाई वास्तव में प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये चीजें भाई मैं तो सीखता हूं भाई हाँ ये चीज भी ऐड करनी है, ये चीज भी लिखनी है, ये नहीं लिखनी, ठीक है। अब मैंने देखा था कि वे बच्चों को व्हाइट बैकग्राउंड से दिक्कत होती तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड लेके आता हूं। तो ये सारी चीजें सीखते हैं भाई हम तो, ठीक है। और कई लोग होते हैं जैसे जो ऊपर जाता है उसके खिलाफ जलते हैं भाई ये क्यों ऊपर चल गया, तो वही सेम सिस्टम मासूम शर्मा के साथ है भाई, ठीक है। वो ऊपर जाने लग रहा है तो भाई कुछ लगा लो भाई, ठीक है। तो भाई यार मैं तो क्या बोलूं यार, ज्यादा बोलूं तो विवाद हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है, मारी और डिलीट करवा देगा कोई तो भाई देखो इतनी चीजें समझ में आ गई भाई। रोजी हम नहीं करने देंगे डिलीट, अरे धन्यवाद। देखो इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है, दिमाग के अंदर घुस गई। अब अगली चीज कौन सी भाई, अगली है अब हमारे कुछ सॉल्यूशन होते हैं भाई, कुछ सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं भाई मिश्रण, ये आलू वाला सॉल्यूशन नहीं, मिश्रण। कुछ मिश्रण होते हैं, 3 टाइप के मिश्रण है, बस इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। 3 मिश्रण होते हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछते हैं। मिश्रण के बाद एक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और रह जाएगा, फिर उसी से रिलेटेड आपके एमसीक्यू आएंगे भाई। 3 टाइप के मिश्रण होते हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सा होता है हमारा, हाइपोटोनिक। कौन सा होता है भाई, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा होता है, हाइपरटोनिक। एक ये तो है हाइपो, ये है हाइपरटोनिक, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारा होता है आइसोटोनिक। अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। 3 टाइप के भाई हमारे सॉल्यूशन होते हैं भाई, ठीक है, आइपो, आइपर और आइसो, ठीक है। तीनों टाइप के सॉल्यूशन यानी कि मिश्रण, सॉल्यूशन का मतलब समझ गए होंगे, जैसे पानी है, पानी के अंदर हम लोग चीनी को मिक्स कर देते हैं तो किसका हो गया, वो मिट्टे का सॉल्यूशन हो गया, मिट्टे का मिश्रण हो गया, इसी टाइप से होता है। चीजें समझ में आई। तो अब सबसे पहले होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, अल्प पराशरी। क्या बोलते हैं भाई, अल्प पराशरी, अल्प पराशरी मिश्रण, अल्प पराशरी मिश्रण। ये कौन सा मिश्रण होता है भाई, ऐसा मिश्रण, इंग्लिश में समझो पहले, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ओस्मोसिस। जैसे मैंने आपको ओस्मोसिस प्रोसेस बताई थी। ओस्मोसिस प्रोसेस के अंदर क्या था कि बार अगर प्रेशर ज्यादा है तो पानी अंदर चला जाएगा, किस माध्यम से, ओस्मोसिस प्रोसेस। ओस्मोसिस प्रोसेस और डिफ्यूजन के अंदर डिफरेंस क्या था, डिफ्यूजन के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ओस्मोसिस के अंदर क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, अगर इफ द ऐसे बार बता देता हूं, अगर जो हमारा आसपास का जो मीडियम है, जो अगर इफ द सराउंडिंग मीडियम, अगर सराउंडिंग मतलब क्या, आसपास, सराउंडिंग मीडियम में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो कोशिका यानी कि सेल, कोशिका के अंदर चला जाएगा। क्यों, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नहीं, ओस्मोसिस,
ओस्मोसिस। क्या दे रखा है कि किसको बोला गया है, आइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोला गया है भाई, ऐसा मिश्रण जिसके अंदर क्या है, जैसे मान लिया ये कोई मिश्रण है भाई, मान लिया मैंने कि ये कोई मिश्रण है, इसके अंदर ये हमारा सेल है, ये हमारी कोशिका है, यहां पर मान लो आसपास के अंदर अगर पानी है, पानी भरा हुआ है और इसकी कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था ये ज्यादा है, ठीक है, यानी इसका प्रेशर ज्यादा है, तो वो पानी क्या है इसके अंदर चले आ जाएगा, ठीक है, और ये किस प्रोसेस के माध्यम से आता है, पानी वाली चीजें अंदर बाहर किस प्रोसेस के माध्यम से होती है, ओस्मोसिस के माध्यम से होती है, यानी ओस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, यानी ऐसा मिक्सर जिसके अंदर अगर हम लोग सेल को डाल, जैसे मान लो एक पानी का गिलास है यार, ये मान लो पानी का गिलास है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर भाई सेल डाल दी, मैंने इसके अंदर क्या है एक कोशिका डाल दी गोल गोल, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, अब इसके अंदर मान लो पानी जाना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, ये जो सॉल्यूशन हमारा पानी जो गिलास के अंदर भरा था, इस मिश्रण को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। चीजें क्लियर हुई? ठीक है सर जी, साइंस में सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ाओगे क्या? सुमित कुमार भाई तेरा नाम तो सुमित है, तू सो भी जा भाई। तू ये बता साइंस में सिर्फ बायोलॉजी होगी क्या? केमिस्ट्री फिजिक्स भी होगी भाई, स्पेशल बायोलॉजी क्यों पढ़ाऊंगा? पेपर के अंदर सिर्फ बायोलॉजी नहीं आई, केमिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी भाई। तो बायोलॉजी पूरी तो होने दे, 20 क्लास हुई हैं, पूरी तो हो जाने दे बायोलॉजी को, 5-6 क्लास और बाकी रहती हैं भी बायोलॉजी की। फिर बायोलॉजी पूरी होगी, उसके बाद फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में से एक टॉपिक उठाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री रह जाएगी, अप्रैल के एंड तक या मिड मई तक पूरी हो जाएगी आपकी साइंस। उसके बाद खेलते रहना गलियों में मोगली बड़े, ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब क्या है, ये इतनी चीज समझ में आ गई। अब आइपोटोनिक के अंदर क्या है, आइपरटोनिक के अंदर अलग सिस्टम है। आइपो से जो रिवर्स सिस्टम होगा, ठीक है, जिसका क्या नाम होगा, अतिपराशरी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अतिपराशरी भाई, अतिपराशरी। अतिपराशरी ये कौन सा होगा भाई? अतिपराशरी मिश्रण जो हमने कौन सा पढ़ा है, आइपोटोनिक पढ़ा है, इसका उल्टा सिस्टम होगा। इसके अंदर तो क्या है, हमने एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर हमने कोशिका डाल दी तो सारा पानी कोशिका के अंदर आ जाता है। अब क्या है, अब मान लिया गिलास है, ठीक है, और गिलास खाली पड़ा है, गिलास क्या पड़ा है, खाली है, इसके अंदर हमने एक कोशिका डाल दी, एक सेल डाल दी, जिसके अंदर पानी पहले से ही भरा हुआ इस कोशिका के अंदर, ठीक है, और इसकी वजह से क्या, और गिलास के अंदर मान लो पानी सिर्फ इतना ही है, इतना ही पानी, मतलब ये पूरा डूबा हुआ नहीं है। जैसे पुराना उसके अंदर तो क्या था, हाइपोटोनिक के अंदर तो क्या था भाई, पूरी की पूरी कोशिका पानी के अंदर डूबी हुई थी, लेकिन इसके अंदर क्या पूरी नहीं डूबी हुई, सिर्फ नीचे नीचे पानी पड़ा है। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो अंदर वाला जो पानी है ये क्या बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसा मिश्रण, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, जो कोशिका के अंदर वाला पानी है वो बाहर आना शुरू हो जाए, उस मिश्रण को क्या बोलेंगे, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, अतिपराशरी। भाई तो गुस्सा हो गया, सेल क्या, कोशिका हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होगा भाई, गुस्सा होना, ठीक है, सेल जो हमारी कोशिका वो हाइपर होगी, गुस्सा होगी, सारा पानी बाहर निकाल लूंगी, ठीक है, यानी ऐसा मिश्रण जिसके अंदर क्या है, पानी है वो कोशिका से बाहर आना शुरू हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे भाई, देखो एक सेकंड रुको, हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे भाई, ऐसा मिश्रण जिसमें क्या है, सराउंडिंग मीडियम है, जो हमारा आसपास का मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, किससे, कोशिका से। ऐसा मीडियम जिसमें सराउंडिंग जो मीडियम है, मीडियम की कंसंट्रेशन कोशिका से कम है, कोशिका से कम है, तो वो कोशिका से बाहर पानी चला जाएगा, ठीक है,
और इसी प्रोसेस को क्या बोलते चला जाएगा, किस प्रोसेस के माध्यम से, थ्रू ओस्मोसिस। ओस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से क्या है, वो पानी क्या कोशिका से बाहर चला जाएगा। चीजें समझ में आई। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों सॉल्यूशन का पता लगा। हाइपोटोनिक अल्प पराशरी मिश्रण और अति पराशरी मिश्रण। अल्प पराशरी किसको बोलेंगे, जिसके अंदर क्या है, पानी कोशिका के अंदर जाना शुरू हो जाए, और हाइपरटोनिक अति पराशरी जिसके अंदर से पानी कोशिका से बाहर आना शुरू हो जाए, उसको हाइपरटोनिक बोल लेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ आए। अब आ गया हमारे पास आइसोटोनिक। इसके अंदर क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि ऐसा मिश्रण जिसके अंदर क्या है, जो बाहर जो पानी है, ठीक है, उसकी भी कंसंट्रेशन यानी प्रेशर उतना ही है जितना सेल के अंदर है, यानी कि पानी की कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, कैसे समझोगे, जैसे ये हमारा गिलास है पानी का, ठीक है, अब ये कोशिका है, इतना ही पानी है, ठीक है, इतना ही तो प्रेशर आपका पानी का है, पानी का भी इतना ही प्रेशर है, और अंदर जो ये जो भरा हुआ है इसका प्रेशर भी इतना ही है। मतलब कि अंदर का और बाहर का, कोशिका के अंदर का और बाहर का दोनों का प्रेशर जिसके अंदर सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइसोटोनिक का मतलब पता चला। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ऐसा मिश्रण जिसमें सराउंडिंग मीडियम, जो सराउंडिंग मीडियम है, आसपास का मीडियम है, और कोशिका के अंदर की कंसंट्रेशन समान हो, यानी कि इक्वल हो। ठीक है, जिसकी वजह से पानी का आदान प्रदान ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम के अंदर क्या आती है, डेफिनेशन आती है। कैसे लिखी आती है भाई, अगर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और पानी अगर कोशिका के अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको हाइपोटोनिक, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। ऐसा अगर आ जाए जिसके अंदर क्या है भाई, पानी है कोशिका से बाहर आना शुरू हो जाए, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। जिसके अंदर पानी अंदर बाहर कहीं पे ना जाए, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। मेनली ये दो ही पूछता है। आइसोटोनिक इसलिए नहीं पूछता क्योंकि उसको पता है ये बिल्कुल इजी बच्चे कर लेंगे, इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसको ये आपकी कंफ्यूजन कैसे दूर, हाइपर मतलब गुस्सा, कोशिका गुस्सा होगी, बस एक को याद रख लो, तो अपने अंदर से बाहर पानी निकाल लेगी। ठीक है, इस इसको याद कर लो, दूसरा वाला अपने आप आपके याद हो जाएगा। भाई चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये चीज बताओ। आप जो तो लेक्चर नहीं जा 250 ml वाली पेप्सी लेकर आ। मैं यहाँ पर ये मैं लिखता हूँ, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखी हुई मिलने लग रही है भाई। जो हैंडरिटन नोट्स है उसके अंदर यही तो चीजें लिखी हुई हैं भाई। हाइपोटोनिक क्या, हाइपरटोनिक क्या, आइसोटोनिक क्या है, ये चीजें लिखी हुई मिलने लग रही है। क्यों भाई विशु राजपूत, ये चीजें लिखी हुई मिलने लग रही हैं भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई सभी साथियों के, वेरी गुड वे। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई, अब जो एमसीक्यू आएंगे आपके, वो जो एमसीक्यू आएंगे वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड है भाई, वो सारे हमारे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर डिपेंड है भाई। किसके ऊपर भाई, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये बस लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, फिर क्लास खत्म कर देंगे, फिर 4-5 एमसीक्यू करेंगे और फिर क्लास खत्म। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये क्या है, मैंने आप लोगों को कल जब मैं सेल करवाने लग रहा था, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी भाई, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई सेल का, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में बोले तो, अंतर्द्रवी जालिका। ये क्या चीज है, मैंने आपको स्पेशल बताया था, आपके याद भी होगा कि जैसे मान लिया ये हमारी कोशिका है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई। इधर आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है जिसको ईआर के नाम से बोला था। इधर हमारा कोई माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, कोई हमारा राइबोसोम्स बने हुए हैं, कोई लाइजोसोम्स हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें मिलती है इस कोशिका के अंदर, सिर्फ ये न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता। तो आज हम लोग एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में पढ़े भाई। ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये है क्या चीज, तो इसके बारे में आपको समझाता हूं। जो हमारी कोशिका होती है ना, कोशिका जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर एक कोशिका बना दी, ये हमारी कोशिका होगी। ठीक है, इसके अंदर मैं थोड़ा इसका बड़ा साइज बना लूं, इसके अंदर ऐसे तय होते हुए ऐसे 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 इस टाइप से जो ये एक संरचना होती है हमारी कोशिका के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बोलते हैं। इसके ऊपर भी स्पेशल क्या होते हैं, आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। इसका जो आधा हिस्सा होता है ना, ये आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा तो होता है खुरदरा,
ऐसे 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 इसके ऊपर डॉट से मंडे होते हैं, ठीक है। आपने देखा डॉटेड चीजें आती हैं बहुत सारी, ठीक है, खुरदरी खुरदरी चीजें, ठीक है, जिसके ऊपर छोटे 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 डॉट बने उसको खुरदरा बोलते हैं। एक होता है, ये होता है बिल्कुल चिकना चिकना, आधा हिस्सा इसका खुरदरा होता है, आधा इसका क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल चिकना चिकना होता है भाई, ठीक है। दो टाइप के इसके अंदर आपको हिस्से देखने को मिलेंगे भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। पहली बात तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता क्या है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की डेफिनेशन पढ़ेंगे भाई, इसकी व्याख्या कि भाई क्या चीज है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्या चीज है भाई। ये आपका क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क है भाई, जो हमारी मेम्ब्रेन है, मतलब अलग अलग जो मेम्ब्रेन है, इनके अंदर जो ट्यूब है, ट्यूब का और सीट्स का, ऐसे ऐसे ये सीट बिछाई हुई है, ये ऐसे ऐसे ये ट्यूब है, ये ऐसे ऐसे ये ट्यूब और सीट ऐसे बिछाई हुई है, इनकी क्या है, एक बहुत बड़ी क्या है, एक पूरा पूरा नेटवर्क है। ये क्या है भाई, इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, जो मेम्ब्रेन है वो अलग अलग तरीके से आपकी बॉन्ड हुई हुई है, ट्यूब्स एंड सीट्स। क्या है, इट इज ए लार्ज नेटवर्क। ये कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताने लग रहा हूं। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑफ ट्यूब्स एंड सीट्स। जो ट्यूब है, एक तरीके ट्यूब और सीट के रूप में क्या है, एक पूरी पूरी मेम्ब्रेन, एक परत होती है, ऐसी बिछी हुई होती है, ठीक है। पता लगे, देखा ऐसे 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 सांप की तरह ऐसे 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 बिछी हुई होती है, ऐसे ट्यूब सी ऐसे ऐसे। चीजें समझ में आई, ऐसे ट्यूब की तरह ऐसे, जैसे थैली नहीं होती, थैली एक के ऊपर, जैसे हम लोग एक कॉपी के ऊपर दूसरी कॉपी रख देते, फिर तीसरी कॉपी, इस टाइप से क्या होती है, इस तरीके से मतलब बिछी हुई होती है। अब इसके दो पार्ट होते हैं भाई, इसके कितने, दो पार्ट हमको देखने को मिलते, कौन से, एक तो था रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ ईआर, ईआर लिख दूं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को, एक होता स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, अभी करवाऊंगा एमसीक्यू, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब ये जो रफ होता है, आर से रफ, रफ का मतलब हो गया खुरदरा, जो मैंने बोला था ना भाई, कुछ आधे हिस्से के अंदर एक खुरदरापन होता है, ये रहा रफ, यानी खुरदरापन होता है भाई, खुरदरा वाला, ठीक है। डॉटेड चीजें होती हैं यहां पर, ठीक है, छोटे 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 डॉट बने होते हैं। तो यानी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, आर से रफ, आर से राइबोसोम, इसके अंदर क्या है, ये राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से क्या है, ये रफ होता है। छोटे छोटे दाने क्या होते हैं हमारे, राइबोसोम्स होते हैं। ये आपको छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं ना, ये जो दाने हरे हरे, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इसी की प्रेजेंस की वजह से क्या है, ये रफ होता है। तो क्या है, इसके बारे में जो चीजें लिखनी है, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से, राइबोसोम्स को हिंदी में राइबोसोम्स ही बोलते हैं, राइबोसोम्स की उपस्थिति की वजह से, उपस्थिति की वजह से रफ होता है भाई। रफ का मतलब खुरदरा होता है, रफ होता है। और राइबोसोम्स का मेन काम क्या है, ये एग्जाम के अंदर पक्का आएगा। राइबोसोम्स का हमारे शरीर के अंदर मेन काम क्या है, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाना किसका मेन काम है भाई, राइबोसोम्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर, उनका मेन काम क्या है भाई, प्रोटीन का सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन बनाना किसका मेन काम है, राइबोसोम्स का मेन काम है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब जो हमारा ये दूसरे वाला हिस्सा बच गया, ये जो हिस्सा है ये होता है चिकना चिकना, ठीक है। चिकना चिकना हिस्सा होता है आपका, स्मूथ होता है भाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है, ये फैट और लिपिड्स का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, फैट्स, यानी कि जो वसा है, वसा और लिपिड का निर्माण करता है भाई। वसा और लिपिड का निर्माण कौन करता है भाई, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रख लो। तो स्मूथ का मतलब क्या होता है, स्मूथ का मतलब चिकना चिकना, फैट होती है वसा, यानी जो घी आप लोगों ने देखा, घी भी तो चिकना चिकना होता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि आपके चीजें समझ में आ गई, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये फैट और लिपिड का निर्माण करता है। और रफ वाला किसका निर्माण करता है, रफ वाला प्रोटीन बनाने का काम करता है। दोनों की दोनों चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, घुस गई, ठीक है। और इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का एक मेन काम और भी होता है, सिर्फ ये और लिख लो बस, फिर तुम्हारी क्लास पूरी, फिर एमसीक्यू करेंगे बस, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं बचेगा भाई, ठीक है। प्रोटीन लिपिड का तो मैंने आपको बता दिया था ना, ये तो मैं आपको कल बता चुका था भाई। फैट है, लिपिड है, ये किस लिए यूज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने के अंदर भी सहायक होते, कल मैंने आपको बताया था, याद होगा। क्या होगा, क्लास कितने टाइम की होती है, कितने, अच्छा 9:15 बजे से होती है भाई, 9:15 बजे से होती है। वेरी, देखो भाई, इसके अलावा इधर ही लिख दूं, इधर ही लिख दूं ऊपर, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, इसका एक मेन काम और भी होता है।
हमारे शरीर से जो ये कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका के अंदर होता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसका मेन काम क्या होता है, जैसे मान लो खाल है, इसके ऊपर इसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं, उनके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। इसका मेन काम क्या है, जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक चीजें होंगी, टॉक्सिक का मतलब जहरीली चीजें, जैसे पसीना है या कुछ और चीजें, उनको क्या शरीर से बाहर निकालने का काम क्या है, किसका काम है भाई, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का है। तो ये क्या है, इट ऑल्सो एलिमिनेट्स द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स एंड मेडिसिन। जो भी दवाइयां हैं, कोई और चीज का जो भी टॉक्सिक जहरीला प्रभाव है, उसको क्या है, कम करने का, बाहर निकालने का काम करता है। तो क्या काम करता है, इट ऑल्सो एलिमिनेट्स, इधर लिख दूं, इट ऑल्सो, हिंदी के अंदर लिख दूं, एक सेकंड, यह दवाइयों या अन्य टॉक्सिक चीजों के प्रभाव को खत्म करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई कौन सी ऐसी चीज है जो कि दवाइयों और जो अन्य टॉक्सिक चीजें भाई उनके प्रभाव को खत्म करने का काम करती है, तो वो कौन है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। इसका मेन काम होता है क्या, दवाइयों और जो भी अन्य चीजें, जो भी टॉक्सिक चीजें हैं, उनके प्रभाव को कम करना या खत्म करने का काम करती है। भाई सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा तो चले जाओ, दोबारा से देख लेना। गुरुजी सेकंड क्लास किस टाइम शुरू होगा, सेकंड क्लास कौन सी भाई, मैथ की क्लास 11:15 बजे स्टार्ट है भाई। अभी 11:15 बजे मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपका रेशो टॉपिक पूरा हो चुका है। आज प्रपोर्शन की क्लास लगनी स्टार्ट हो जाएंगी और दिन में 3:15 बजे आपकी जीके की लगेगी और शाम को 6 बजे आपकी रीजनिंग की लगेगी भाई। ठीक है, हाँ डिटॉक्सिफिकेशन बोल लो। ठीक है, मेनली क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर मेन काम करता है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए। आज के आपके टॉपिक पूरे हो गए। देखो, राइबोसोम्स मेक्स, आंसर बताओ फटाफट। राइबोसोम है वो क्या बनाते हैं, रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है 9 जनवरी 2021 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। राइबोसोम किस चीज का निर्माण करते हैं, अभी बताता। राइबोसोम्स किसका, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और राइबोसोम्स की वजह से क्या है, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वो क्या है, खुरदरापन होता है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं भाई। आगे चलो, ये तो ब्लैंक पेज आ गया, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 30/8/2018 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। प्रोटीन कारखाना कौन सा है, अभी बताया राइबोसोम्स। क्या राइबोसोम्स को क्या है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना बोला जाता है। आगे चलो भाई, कौन सा कोशिका अंग विष और दवाओं के विषाक्त प्रभाव को खत्म करता है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया 25 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई। विच सेल ऑर्गन एलिमिनेट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन एंड मेडिसिन। मेडिसिन जो दवाइयां हैं और जो टॉक्सिक चीजें हैं, इनके प्रभाव को खत्म करने का काम कौन करता है, अभी भी बताया था कौन है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का क्या काम है, जितनी भी दवाइयां या टॉक्सिक चीजें हैं उनके प्रभाव को कम करने का इसका मेन काम है। अभी भी बताया था, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। आगे चलो भाई, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, वाई इज सेल वॉल। मैंने बताया था सेल वॉल किसके अंदर मिलती है, प्लांट सेल के अंदर। और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली किसके अंदर मिलती है, एनिमल सेल के अंदर। तो रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया है कि सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर क्यों मिलती है, बिकॉज सेल वॉल प्रोटेक्ट प्लांट सेल फ्रॉम वेरियस इन्वायरमेंट फैक्टर। क्योंकि जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो प्लांट को भाई बाहर जो पर्यावरण के अंदर बहुत सारी जो चीजें उनसे बचाती है। बिकॉज प्लांट सेल्स आर लिविंग, क्योंकि प्लांट जो सेल है आपकी जो पौधों वाली जो कोशिकाएं वो जीवित होती हैं। बिकॉज प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वहां पर सेल वॉल होती है। बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा बताओ कि इसके अंदर से कौन सा आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, उसके बाद क्लास खत्म कर दी जाएगी भाई। जल्दी बताओ, इतना समय है नहीं भाई, बताओ बताओ बताओ। आया किसी का, सी आंसर आया है, बिकॉज प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। एक सेकंड रुकियो भाई। देखो भाई, सी 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 सबका ए आया है, लेकिन एक साथी का ए आया है। किसका है ये, यूट्यूब प्रीमियम नाम से ए आंसर आया है। और किसका आया था ये ए, और भी आया था
पंचलवान नाम का भी ए आंसर आया, वेरी गुड भाई। जिसका भी ए आंसर है बिल्कुल सही है भाई। बिकॉज सेल वाल क्या है, सेल वाल क्या है, प्लांट सेल जो होती है, जो पौधे वाली जो कोशिका होती है, उसको क्या है, वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर से है बचाने का काम करती है। इसीलिए क्या पौधों के अंदर सेल वाल पाई जाती है। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति जो कि एक दीवार का काम करती है, ये किस लिए होती है पौधों के अंदर, ताकि क्या पौधों को पर्यावरण का जो बाहर का प्रभाव है उससे पौधों को बचा सके, इसलिए सेल वाल होती है भाई। ठीक है, ओके। तो भाई ये प्रश्न थे भाई। आज हमारा जो सेल टॉपिक है इसका पार्ट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं सेल के। ठीक है, तीसरा पार्ट हम लोग कल करेंगे। टोटल मैंने आपको बताया था 3 पार्टों के अंदर आपकी सेल यानी कोशिका का चैप्टर खत्म होगा। 2 पार्ट के अंदर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसके अंदर और भी चीजें रहती हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन लगभग 1 घंटा हो चुका है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आपको बता देता हूँ, रेलवे एनटीपीसी और जो ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की भाई तैयारी करने लग रहा है, जिसको अगर तैयारी करनी है नीट सर के भाई, मतलब अच्छे तरीके से इरादे से तैयारी करने लग रहे हो तो करनी शुरू कर दो। क्योंकि मैंने आज से मेंटरशिप भी स्टार्ट कर दी। जिन साथियों ने बैच ले रखे उन्होंने देखा मेंटरशिप नाम से अलग सेक्शन आ गया होगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने टारगेट डाल दी, आज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, प्रैक्टिस सेट भी डाल दिए हैं, क्योंकि आपका संडे को लूंगा मैं टेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सारी चीजें डाल दी हैं भाई। तो सभी के सभी साथी अलर्ट होकर पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सारी चीजें डल चुकी है। उसके बाद अगर आप लेट बैच ज्वाइन करोगे तो उसके घाटा आपको है, क्योंकि फिर आपको दोबारा से सारा स्टार्टिंग से बची हुई चीजें करनी पड़ेंगी, तो आपके ही घाटा होगा। ठीक है, अभी आपके लिए ऑफर आया हुआ, अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर अप्रैल कोड यूज करोगे, सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का है, तो आपको ये बैच मात्र 500 रुपए के अंदर मिल सकता है, ये वाला। ठीक है, और अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच लेना चाहते हो उसके ऊपर भी अगर आप ये कोड यूज करो तो दिल्ली पुलिस का आपको मात्र 600 रुपए के अंदर बैच मिल जाएगा, वरना इसका रेट 700 है, इसका 600 है। ठीक है, खास बात क्या होगी, बैच के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जितने पेपर वो आपको भी इसी बैच के अंदर मिलेंगे, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या है, एंड रिटन नोट्स मिलेंगे साइंस के और इंडिया जीके के। ठीक है, प्रैक्टिस सेट देने लग रहे हैं, मैथ रीजनिंग दोनों के आपको 2023-24 के जितने भी एसएससी के अंदर आए हुए पर्सन सारे आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलने लग रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर आपके डाउट लेने लग रहे हैं, और क्या चाहिए भाई से अलग मेंटरशिप मिलने लग रही है। ठीक है, तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खाए जाओ फटाफट। पेड ग्रुप बना दिया, हाँ पेड ग्रुप भी बना दिया भाई, जॉब्स टारगेट का पेड ग्रुप भी बना दिया भाई। एक और चीज बता दूं, जिन्होंने बैच ले रखा है उस पेड ग्रुप को अलग अपना प्राइवेट ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर आपको कोई किसी सवाल के अंदर डाउट होगा तो आप वहां पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हो भाई। ठीक है, ओके, मिलते हैं भाई। औरंगजेब आग बबूला हुआ